आतंकवादी घटनाएं एक बार देश में फिर से सर उठाने लगी हैं, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों, चाहे फिर वो पाकिस्तान या चीन के सीमाओं से लगे हुए क्षेत्र हों। और अगर हम 2024 का चुनाव भी देखें तो इसमें कुछ प्रत्याशी ऐसे आए जो जिनका संबंध उन अलगाववादी संगठनों से समझा जाता है और इन्हीं आरोपों के चलते और कुछ प्रत्याशी जेल में से भी चुनाव जीते। और चुनाव के बाद जो घटना हुई है, और चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुई हो, चाहे वो पाकिस्तान की सीमाओं पर हुए हो। अभी जो 8 जुलाई को एक घटना हुई जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में, और वहाँ पर 5 जो मिलिट्री जवान थे वो शहीद हो गए। और क्या थी ये घटना, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। पाँचों उत्तराखंड के थे और इन्होंने अपना सर्वोच्च जो बलिदान होता है उस देश के लिए दिया। इन सारी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। 8 तारीख को दिन में करीब 3:30 बजे घटना हुई कठुआ, जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले से, जो कठुआ ज़िले का मुख्य शहर है, वहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि बरनोटा गांव में जैगा नाले के पास से घटना हुई। और इसमें एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ ढलान पर एक सैनिक थे। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से इन पर फायरिंग कर दी सैनिकों की और ग्रेनेड भी फेंका गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले 5 जवान उत्तराखंड के थे और उत्तराखंड में भी गढ़वाल के थे। इनमें जो शहीद हुए नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत, जो रुद्रप्रयाग जखोली ब्लॉक के कांडा भरदार गाँव के थे। दूसरे थे हवलदार कमल सिंह, ये पौड़ी गढ़वाल के पापड़ी गाँव के हैं। तीसरे जो शहीद हुए वो है नायक विनोद सिंह, ये टेहरी के चौड़ा जसपुर के हैं। और जो चौथे शहीद हुए वो थे राइफलमैन अनुज नेगी, ये पौड़ी रिखड़ीखाल ब्लॉक के डोबरिया गांव के थे। और 5वां जो शहीद हुए वो थे राइफलमैन आदर्श नेगी, ये भी टेहरी थाटी डागर गांव के थे। इन 5 लोग शहीद हुए जो पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टेहरी के हैं मेनली। पर हमला किया गया करीब 8 जुलाई को करीब 3:30 बजे की घटना है, जब ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जो ज़िला है उसके मुख्य शहर से करीब 125 किलोमीटर दूर बरनोटा गांव के में जैगा नाले के पास थे। तो इन पर हमला किया गया, गोलियों से दोनों तरफ से इन पर हमला किया गया और ग्रेनेड फेंका गया, जिससे 5 जवान शहीद हो गए। जब हम कहते हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, आतंकवाद समाप्त हो गया है, और उसके बाद इस तरह की घटना आ रही हैं, पुलवामा का हमला हो या फिर यहाँ का अभी नक्सलवाद क्षेत्रों का क्षेत्र हो। अब फ़र्क इतना है कि पहले मीडिया इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कवर करता था, अब कवर नहीं कर रहा है। और सरकारें भी ज़्यादा जो जांच है, ज़्यादा जो जोर देना है इन पर नहीं करती है। जैसे कि पुलवामा का अभी तक कुछ भी सत्य बाहर नहीं आया, जबकि ये घटना 2019 के चुनाव से पहले की थी। तो आखिर वो कौन थे जिन्होंने पुलवामा घटना को वो दिया, इल्ज़ाम दिया, और उन कोई चीज़ अभी तक बाहर निकल कर नहीं आई। सरकार की जो जांच क्या कर रही है, जांच हो भी रही है, नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो फिर क्या होता है, अलगाववादी ताकतों को ताकत मिलती है, बल मिलता है। क्योंकि वो भी जो पुलवामा हमला था उनका कहीं ना कहीं संबंध हो सकता है इन लोगों से हो जिन्होंने कठुआ का जो ये 8 जुलाई की घटना है इसको जो इल्ज़ाम दिया। अब बात होती है कि अगर हम 2024 की चुनाव की बात कर रहे हैं तो करें तो बहुत चिंता की बात है। इसमें 7 निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए, तो उनमें से 2 प्रत्याशी तो ऐसे थे जो जिनको टिकट नहीं मिला अपने दलों से, राष्ट्रीय दलों से, और वो निर्दलीय लड़े, जीत गए। बिहार के पूर्णिया से थे पप्पू यादव और एक हैं महाराष्ट्र से। उसके बाद तीसरा जो कैंडिडेट है दमनदीप से एक जीत के आए निर्दलीय, उनको भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय दलों को के खिलाफ और मजबूत राष्ट्रीय दलों के खिलाफ, और उन्होंने जिस सदस्य को हराया भारतीय जनता पार्टी के, वो 3 बार के सांसद थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो राष्ट्रीय दलों की नीति है, जो राष्ट्रवादी नीति है, उससे आखिर क्यों उसकी ओर लोगों का विमुख हो रहे हैं उससे, और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को चुना। और जब बात करें पंजाब की, पंजाब से 2 निर्दलीय आए हैं कहे जा सकते हैं। एक अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक है और जो कि आसाम की जेल में है, और आसाम की जेल में रहते हुए उसने कांग्रेस प्रत्याशी को
2 लाख करीब वोटों से हराया। तो इस तरीका जो बहुत ज़बरदस्त समर्थन अलगाववादी ताकतों को या प्रत्याशी को मिला, ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और वही एक दूसरी सीट पर वो प्रत्याशी जीता जिसके पिताजी ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी, और इंदिरा गांधी के हत्यारे भी क्या थे, खालिस्तान समर्थक थे, और इसीलिए हत्या की गई। तो अगर इन बातों को देखा जाए तो पंजाब की 2 सीटों पर अलगाववादी ताकतें जीती, और अगर हम उधर चले जाएँ जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर बारामूला से वो व्यक्ति जीता जो तिहाड़ जेल में अलगाववादियों को कथित रूप से आर्थिक मदद करने के उसमें बंद है, तो उसको भी समर्थन मिला। वो भी उसने जिस प्रत्याशी को हराया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, तो उसको कई लाख वोटों से हराया। और एक निर्दलीय लेह से जीते, लद्दाख से जीता है, जो वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कह सकते हैं कि से जबकि वो नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े, वो जीत गए। 3 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उस एंगल से उनको कह सकते हैं कि मतलब देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल रहे उनसे आते हैं, उनसे उनका संबंध है। तो एक तो बहुत बड़ी चिंता की बात इस चुनाव में ये रहा कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं असंतोष तो है ही है देश में, देश की सरकारों के प्रति। सरकारी नीतियों के बारे में अगर समझा जाए तो सरकार की नीतियाँ भी कुछ ऐसी रही जिससे उन लोगों के जो आजीविका का जरिया है, गरीबों का या कमज़ोर लोगों का, वो है ज़मीन से, जंगलों से और पानी से और वनस्पति और जीव जंतुओं से। पर सरकारी नीति और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक संसाधन जो खुद डेवलप होते हैं, उनको वो संरक्षित करके, उनका विकास करके, उन्हीं के नियोजन से उनकी आजीविका चलती है। परंतु सरकारों का जोर उन लोगों के ऊपर है जो आर्टिफिशियल है चीज़ें बनाती हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं। उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के बजाय सरकार ने उस इंडस्ट्री को कुचलकर, प्राकृतिक रिसोर्सेज को कुचलकर, आर्टिफिशियल जो लोग करते हैं काम करते हैं चीज़ों को बनाने का, उनको बढ़ावा दिया, यानी उससे पूंजीवादियों को बढ़ावा दिया। और उनकी सीमाएं यहाँ तक पहुँच गई कि जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, उनको पलायन करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये भी असंतोष का कारण नज़र आता है। एक ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन ना हो, उनका सही ढंग से संरक्षण हो, उनका विकास हो और सही ढंग से नियोजन हो, और ना कि दोहन किया जाए केवल अपने औद्योगिक विकास के लिए। अब ये चीज़ों के बीच 5 शहीद हुए, ये थे उत्तराखंड के, तो काफ़ी सदमा इनके परिवार को पहुँचना ज़रूरी था, स्वाभाविक ही था, क्योंकि देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। परंतु जब एक सहारा जो होता है और जो उम्मीद होती है परिवार की, वो चला जाता है तो परिवारों का टूटना स्वाभाविक है। तो ये जब घटना है वहाँ की, जो रुद्रप्रयाग के हैं नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत, ये इनका परिवार देहरादून में रहता है, और ये जब भी छुट्टियाँ होती आते थे छुट्टियों में गांव, तो अपने पैतृक गांव जरूर जाते थे। इनका अपने पैतृक गांव से काफ़ी लगाव था। उनके बड़े भाई कुंदन सिंह ने कहा कि छोटा भाई जो हमने ज़रूर खोया है, परंतु उसने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और देश को और हमारे गाँव वालों को उन पर गर्व है। अब जो हवलदार कमल सिंह हैं, ये पौड़ी गढ़वाल पापड़ी गांव के हैं। वो अपने घर के एकलौता बेटा था, और उनकी परिवार, उनकी पत्नी है, 2 बेटियां हैं, माँ है और दादी है। और वो मई में छुट्टी बिताकर वापस गए थे, मई में ही वापस हुए थे घर से छुट्टी बिताकर, और उन्होंने 8 तारीख की सोमवार के दोपहर में अपने बीवी बच्चों से वीडियो कॉल पर बात भी की थी। उनका जो है पत्नी रजनी और उनकी 2 बेटियां हैं, और एक बेटी 3 साल की है और एक बेटी 5 साल की है। और जब कमल सिंह मात्र 5 साल के थे, इनके पिताजी की डेथ हो गई थी, और पिताजी की डेथ होने के बाद माँ ने इनको पाला, दादी ने पाला। परिवार ने किस हालत में पालकर मिलिट्री में भर्ती कराया, परंतु आज 8 तारीख को उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। अब उनका परिवार वो स्थिति में पहुँच गया जहाँ से वो तब थे जब कमल सिंह 5 साल के थे। आज उनकी बड़ी बेटी 5 साल की है, छोटी 3 साल की है। घर में अब कितनी 5 लेडीज मात्र रह गई हैं। एक उनकी पत्नी रजनी, 2 बेटियां और एक माँ भी विधवा, दादी भी विधवा, पत्नी भी विधवा। अगर बात करें तीसरे जो शहीद हुए नायक विनोद सिंह, ये टेहड़ी चौड़ा जसपुर के, ये भी अपने परिवार के एकलौते बेटे थे। 2011 में ये सेना में भर्ती हुए और 10वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे, और इनका परिवार देहरादून में भानियावाल में रहता है। 4 साल का इनका एक बेटा है, और एक 4 महीने की बेटी है। इनका एक 4 साल का बेटा है और एक 4 महीने की बेटी है। और 1.5 महीने पहले ये घर आए थे, 1.5 महीने पहले घर आए थे, और
देहरादून में रहते हैं। इनके जो पिताजी हैं वीर सिंह भंडारी और चाचा सुबीर सिंह भंडारी, ये दोनों एक्स सर्विसमैन हैं, पूर्व सैनिक। तो सैनिक परिवार है, परंतु ये भी एकलौते बेटे थे अपने घर के। अब इनका एक 4 साल का बेटा है और एक 4 माह की बेटी है। ये है विनोद सिंह। चौथे जो शहीद हुए वो थे अनुज नेगी, ये पौड़ी रिखरीखाल ब्लॉक के हैं और डोगरिया गांव के हैं। इनके 2 ये भाई बहन हैं। पिता भरत सिंह नेगी वन विभाग में दैनिक श्रमिक हैं, माता सुमित्रा देवी गृहिणी हैं। और जो अनुज और इनकी शादी नवंबर 2023 में हुई थी, यानी कुछ माह पहले इनकी शादी हुई थी नवंबर 2023 में। पिता ने कहा कि हमें गर्व है अपने बेटे के इस बलिदान में, परंतु दुख इस बात का है कि बहुत कम आयु में उसने अपना ये बलिदान दिया। इस बात का हमें दुख है, पर देश के लिए काम आया, इस बात का हमें गर्व है। अब जो 5वें शहीद हुए थे राइफलमैन आदर्श नेगी, ये टेहरी थाटी डागर गांव के हैं। इनका 2 महीने पहले इनका एक भाई जो मेजर था वो शहीद हुआ लद्दाख में 30 अप्रैल को। और आदर्श नेगी 2018 में गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। परिवार में इनके पिताजी हैं जो कृषि खेती करते हैं, भाई है एक छोटा और एक बड़ी बहन है। भाई चेन्नई में काम करता है, बहन की शादी हो गई है। और रविवार को इनकी अपने घर वालों से बात हुई थी और इन्होंने बताया था मैं अभी खाना खा रहा हूँ। ये है 5वां शहीद हुए उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से 5 लोग शहीद होने वाले, एक है रुद्र प्रयाग से और टेहरी और पौड़ी से। राष्ट्रीय सम्मान से उनका वो हुआ, उनका दाह संस्कार किया गया और काफ़ी लोग उनके अंतिम जो यात्रा थी उसमें शामिल हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।